हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर तकनीक कुछ जानने की आवश्यकता है तो हम सब मुल्ला की दौड़ मस्जिद की तरह उनकी तरफ जाते हैं। वो हैं हिंदी जगत और तकनीकविद। एक जैसे आसमान में शरद का इंदु रहता है, वैसे बालेंदु दादीज जी, जो हमारी सारी तकनीकी जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारे साथ अब जो माइक्रोसॉफ्ट का एक तरह से हिंदी चेहरा है वो हमारे लिए। तो बालेंदु जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और आपका जो नरेंद्र कोहली जी के साथ संबंध रहा व्यक्तिगत, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। और अपनी अपनी जो उनके साथ जो आपने सीखा उनसे, और जो आप उनके नहीं होने के बावजूद आगे ले जाना चाहते हैं, वो भावनाएं हम तक पहुंचाएं। बहुत बहुत स्वागत है बालेंदु जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो श्रद्धेय स्वर्गीय नरेंद्र कोहली जी की स्मृति को मेरा नमन, और उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व को समर्पित इस विशिष्ट वेबसाइट के लोकार्पण के लिए आप सबको, हम सबको बधाई। सम्माननीय मधुरिमा जी, प्रिय अगस्त्य जी, अनिल जोशी जी, प्रेम जन्मेजय जी, अरुण माहेश्वरी जी, वैशाली जी, अनूप भार्गव जी, शार्दुला जी, शैलजा सक्सेना जी, प्रगति टिप्पणीस जी, मनीष धारीवाल जी तथा अन्य सभी सम्माननीय महानुभाव। मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी जो हुए हैं, उन्होंने अपनी ही प्रशंसा में 2 पंक्तियां लिखी थी, और वो पंक्तियां थी, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। मित्रों, मैंने फिराक को नहीं देखा, कह नहीं सकता कि अगर देखा होता तो क्या होता। अलबत्ता मैंने श्रद्धेय स्वर्गीय नरेंद्र कोहली जी को निकटता से देखा है, और मुझे इस बात पर जीवन पर्यंत फख्र रहेगा। शायद हम में से हर एक उस व्यक्ति को ऐसा फख्र रहेगा जिसने उन्हें करीब से देखा, पढ़ा, जाना या समझा है। वैसे उन्हें तथा उनके लेखन को जानना, समझना कोई सरल प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक दीर्घकालीन सिलसिला है जो अब सिर्फ वर्तमान में प्राप्त सीमित साहित्य और हमारे सीमित अनुभवों तथा संपर्कों के आधार पर ही किए जाने की सीमा में बंधा रहेगा। कारण, कोरोना के दुर्भाग्यपूर्ण हस्तक्षेप के बीच नरेंद्र कोहली जी हमसे असमय दूर चले गए। अभी हमसे उन्हें बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी था। उनके रचनाकर्म की ऊर्जा अभी अक्षुण्ण थी, उनका चिंतन अपने शिखर पर था। लेखनी पर आयु का प्रभाव यदि कोई था तो वो ये कि लेखनी प्रखर से प्रखरतर होती चली जा रही थी। मुझे याद है कि कोहली जी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर 2015 में जो समारोह हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि अभी मैं कम से कम 10 साल और लिखूंगा, शायद उससे आगे भी। वह अवधि भी अभी 4 साल दूर थी। उनके पात्रों की दृष्टि से देखा जाए तो अनेक पात्र ऐसे थे जिन पर वे संभवतः लिखना चाहते। सुभाष चंद्र बोस और गुरु गोविंद सिंह ऐसे ही 2 पात्र थे जिनकी ओर स्वर्गीय कोहली जी आकृष्ट थे। उनके असमय अवसान के कारण हम उनकी अनेक विलक्षण और कालजयी रचनाओं से वंचित रहे जो आनी शेष थी, और साथ ही साथ साहित्यिक क्षेत्र में उनकी निरंतर मुखर होती भूमिका से भी वंचित रह गए। उनकी भूमिका आवश्यक थी, क्योंकि एक तरफ जहां वे भारतीय साहित्य संसार को उसकी जड़ों से जोड़ने की जीवन पर्यंत जद्दोजहद में समर्पित रहे, वहीं दूसरी ओर वे इस साहित्य संसार को पूर्णता भी देते थे जो काफी हद तक दायरों में सिमट चुका था, और इसके लिए उन्हें बहुत सारी दीवारों को हिलाना पड़ा। दूसरे बड़े लेखकों के बरक्स नरेंद्र कोहली जी के लिए अपने वास्तविक स्पेस को क्लेम करना अपेक्षाकृत एक मुश्किल प्रक्रिया रही। मुझे रांची के कार्यक्रम में अनेक वर्ष पहले की गई डॉक्टर रीता शुक्ल की एक टिप्पणी याद आती है कि विरोध के भयंकर झंझावात में नरेंद्र कोहली अकेले सीना ताने खड़े हैं। वे भारतीय संस्कृति और भारतीयता के रक्षक हैं और डंके की चोट पर अपना काम कर रहे हैं। शताब्दी में एक व्यक्ति भी ऐसा हो जाए तो संस्कृति की आयु 100 वर्ष बढ़ जाती है। उनकी पुस्तकें एक व्यक्ति को नहीं,
एक पूरी पीढ़ी को सांस्कृतिक सोपान पर चढ़ना सिखा रही है। मुझे लगता है कि हमारा ये कथन और दावा सच है यदि कि साहित्य अपने समाज की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है, तो बिना नरेंद्र कोहली के हम अपने हिंदी साहित्य के बारे में ये बात नहीं कह सकते थे। साहित्य के विद्यार्थी और सुधी हिंदी पाठक के रूप में मेरे लिए प्रेमचंद, प्रसाद, निराला, महादेवी, दिनकर, बच्चन, नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, अज्ञेय, धर्मवीर भारती आदि को पढ़ना आवश्यक है, लेकिन उतना ही बल्कि उससे कहीं अधिक आवश्यक है स्वर्गीय नरेंद्र कोहली को पढ़ना, क्योंकि वे एक बहुत बड़े शून्य को भरते हैं। उनकी दृष्टि औरों से अलग है, लेकिन वह भारतीय ज्ञान और सांस्कृतिक परंपरा की दृष्टि है, किंतु खुद साहित्य जगत उनका समुचित मूल्यांकन न कर पाने का दोषी है। आखिर क्यों उनके दर्जे के लेखक को, जिन्हें प्रेमचंद के बाद सर्वाधिक पठित हिंदी लेखकों में गिना गया, न तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और न ही ज्ञानपीठ। मैं साहित्य को खेमों में बांध कर देखे जाने की प्रवृत्ति नहीं रखता, किंतु मेरे नजदीक यह प्रश्न आज तक अनुत्तरित है कि क्या उनकी पृष्ठभूमि और उनके कथ्य के विषय के कारण ऐसा हुआ? क्या इस तरह के शीर्ष साहित्यिक सम्मानों से उन लोगों को दूर रखा जाता रहा है जो किसी खास विषय पर लिखते हैं या किसी खास वैचारिक पृष्ठभूमि से आते हैं? यह सवाल भी कि क्या साहित्यिक सम्मानों को किसी साहित्यकार का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि उन्होंने साहित्य, भाषा और समाज को क्या कुछ स्थायी दे दिया, कैसे अपने पाठक के साथ में तादात्म्य स्थापित किया, कैसे हमें संस्कारित और ज्ञान संपन्न किया, मानव मूल्य दिए, शब्द दिए, प्रयोग दिए और अभिव्यक्ति के नए दरवाजे खोले। आखिर कौन सी कसौटी पर कोहली जी का साहित्य खरा नहीं उतरेगा, कोई बताएगा? यूं गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला और नरेंद्र कोहली जी को साहित्य अकादमी नहीं मिला, लेकिन कोहली जी का लेखन और व्यक्तित्व साहित्य के इन सम्मानों से बहुत बड़ा है और उन्हें इनकी दरकार नहीं थी। वे वो सब करने वाले नहीं थे जो सम्मानों को पाने के लिए किया जाता है। अपनी रचनाओं, अपनी धारणाओं, अपनी वैचारिक मान्यताओं और अपने स्वयं के प्रति उनके भीतर जिस किस्म का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास था, उसके आगे ये पुरस्कार बहुत छोटे थे। मुझे याद पड़ता है कि जब उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सम्मान मिला, जिसे राज्यपाल महोदय देने वाले थे, तो मैंने उन्हें फोन पर बधाई देते हुए पूछा कि आपको यह सम्मान कब प्रदान किया जाएगा। उन्होंने तिथि नहीं बताई, बल्कि कहा कि अगर प्रदान किया जाएगा तो मैं लूंगा ही नहीं। ऐसे किसी भी प्रदान किए जाने वाले सम्मान के लिए वे प्रस्तुत नहीं थे। हाँ, वे अपने साहित्य के ईमानदार मूल्यांकन के लिए अवश्य प्रस्तुत थे, लेकिन हिंदी के जागरूक पाठक और साहित्य का अध्येता होने के नाते हमें यह पूछने का अधिकार है कि साहित्य के जो फ्लैगशिप सम्मान माने जाते हैं, वे उन्हें क्यों नहीं मिले। व्यास सम्मान उन्हें अवश्य मिला। ज्ञानपीठ ने उनकी पुस्तक का प्रकाशन भी किया, जहां तक मेरी जानकारी है। अलबत्ता पद्मश्री उन्हें बहुत बाद में मिला और सवाल उठता है कि क्या वो भी उनके साहित्यिक योगदान के साथ न्याय करता है? कितने ही साहित्य के पंडितों, दिग्गज लेखकों, व्याख्याकारों, दस्तावेजकारों और आलोचकों ने स्वीकार किया है कि रामकथा पर आधारित उनके दीक्षा उपन्यास का प्रकाशन हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत करता है। द्विवेदी जी ने कहा है कि आपने रामकथा को नई दृष्टि दी। हालांकि कोहली जी सिर्फ पौराणिक विषयों तक सीमित नहीं थे और उनका लेखन विविध विषयों ही नहीं अपितु विविध विधाओं तक फैला हुआ था, ये हम सब जानते हैं। हिंदी साहित्य में महाकाव्यात्मक उपन्यास की धारा शुरू करने का श्रेय भी उन्हें जाता है। उनके गद्य को महाकाव्य या आख्यान के रूप में देखा जाना अपने आप में एक अद्वितीय बात है। यह तथ्य न सिर्फ महत्वपूर्ण है, किंतु कोहली जी के साहित्य को सबसे अलग पहचान देता है। किंतु अलग तो वे बहुत से रूपों में थे। महाकाव्यात्मक उपन्यास रचने की कला, अभिव्यक्ति और शैली, उनके शिल्प, उनकी विधा आदि तो उनके अनेक लेखकीय गुणों में से एकमात्र है, क्योंकि उनकी पहचान, उनकी व्यापक पहचान उनकी लेखन शैली और कहने के ढंग तक सीमित नहीं हो सकती। उनकी पहचान उनके कथन के मर्म से है, और उनका मर्म है प्रखर, गहन, सनातन, शाश्वत भारतीयता। नरेंद्र कोहली स्वयं इस शाश्वत भारतीयता का अभिरूपण थे। उनका सुपठित, सुसंस्कृत, गरिमामय, प्रखर, बेबाक व्यक्तित्व
जिस आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से भरा था वो अद्भुत था। यह आत्मविश्वास उनके सुदीर्घ तथा समृद्ध रचना कर्म, अनगिनत उपलब्धियों और जनप्रिय लेखक के रूप में उनकी अपार लोकप्रियता से पुष्ट तो जरूर हुआ होगा, किंतु मूलतः वह भौतिकता की सीमाओं से ऊपर उठ सकने की उनकी विलक्षण क्षमता से पोषित था। शब्द ऋषि भी यदि डिप्लोमेटिक हो जाएं तो वे शब्द ऋषि कहां कहलाएंगे। को नृप होई हमें का हानि। नरेंद्र कोहली जी इस बात के लिए जाने जाते हैं। इसलिए ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जब कोहली जी की बेबाक टिप्पणियां खचाखच भरे सभागारों को शब्द शून्य करती रही। वे असहज और चुभने वाले सवाल पूछ सकते हैं और किसी से भी पूछ सकते हैं, और इसीलिए वे नरेंद्र कोहली हैं। तोड़ो कारा तोड़ो उनका उपन्यास मात्र नहीं है। मुझे लगता है कि ये शीर्षक कोहली जी की सशक्त रचनात्मक ऊर्जा को भी अभिव्यक्त करता है और समकालीन साहित्य तथा समाज की जकड़नों के नकार का भी उद्घोष करता है। एक ऐसे साहित्यकार है जो चुप रहने के लिए अभिशप्त नहीं है। कुछ चुप रहा है तो वे कहकर रहेंगे, वे लिख कर रहेंगे, क्योंकि यह हस्तक्षेप करने का उनका तरीका है। वे खुद कहते हैं कि लेखक के भीतर विद्रोह का जो भाव है वो किसी भी रूप में सामने आ सकता है और वो आएगा। उनके शब्दों में प्रसव और अभिव्यक्ति दोनों को रोकना असंभव है। एक बस में मिसेस शर्मा के नाम की एक महिला के साथ अभद्रता होती है और बदहवासी की हालत में बाहर निकलते समय बस से गिरकर उनका निधन हो जाता है, तो नरेंद्र कोहली अहल्या लिखते हैं। जब 1971 के बांग्लादेश युद्ध में बुद्धिजीवियों को सामूहिक रूप से मारने की बात आती है तो कोहली जी दीक्षा लिखते हैं। उनका मन उन पौराणिक दृश्यों की ओर चला जाता है जहां ऋषियों को राक्षस खाया करते थे। किसी भी समाज को बौद्धिक नेतृत्व देने वालों को सबसे पहले आतंकवाद का दंश क्यों झेलना पड़ता है, ये सवाल कोहली जी बार बार उठाते हैं और अपनी रचनाओं के माध्यम से उसका उत्तर देते हैं। जब एक छात्र को खुलेआम चाकू मार दिया जाता है और उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता, तब एक विवश अध्यापक के रूप में कोहली जी को विश्वामित्र की याद आती है, जो लगभग इसी तरह की स्थिति में आस लेकर प्रभु राम के पास पहुंचते हैं। राम के पास समाधान है, किंतु राम ही क्यों, कृष्ण ही क्यों, विवेकानंद ही क्यों, रामकृष्ण ही क्यों? क्योंकि कोहली जी का लेखकीय चिंतन काफी हद तक काल के दायरों से मुक्त था। वे हमारे समाज को वर्तमान के संकुचित दायरे में नहीं देखते थे, बल्कि उसे हमारे सहस्त्रों वर्षों के इतिहास और परंपरा के साथ जोड़कर पूर्णता देते थे। कम सृजन धर्मी होंगे जो वर्तमान इतिहास और पौराणिक कालखंडों के बीच इतनी सहजता से विचरते होंगे और उनके बीच इस तरह का तादात्म्य स्थापित करते हुए कुछ रचते होंगे जो कोहली जी ने रचा। उनकी दृष्टि में वर्तमान की समस्या का समाधान हमारे अतीत और उसके ज्ञान कोश में विद्यमान है। इसके लिए आपको मार्क्स के शरण में जाने की जरूरत नहीं है और न ही शेक्सपियर की शरण में जाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोहली जी स्वयं अंग्रेजी साहित्य के अध्येता रहे। वह उन्हें आनंदित करता था, उनको समृद्ध करता था, उनके अनुभवों को बढ़ाता था, किंतु उन्हें भारतीय समाज के प्रश्नों के उत्तर यदि कहीं मिलते थे तो भारतीय संस्कृति में। एक स्थान पर वे कहते हैं, हमारे जातीय इतिहास को देखते हुए मैं कहीं भी वर्तमान और पौराणिक काल के बीच में भेदभाव नहीं करता, विभेद नहीं करता। मेरे लिए अखबार और हमारे पुराण दोनों बिंब प्रतिबिंब का भाव लेकर चलते हैं। जो अखबार आज मैं पढ़ता हूं वही मुझे पुराणों में भी दिखाई देता है। जो पुराणों में पढ़ा वही अखबारों में भी प्रतिध्वनित होता हुआ दिखाई देता है। अखबारों में आज भी वह सब कुछ छप रहा है जिसके बारे में कोहली जी ने कभी कहा था कि उसके पहले 4 पन्ने जो है अखबारों के वो राक्षसों की खबरों से भरे। आज भी अखबारों में वही सब छप रहा है, लेकिन हमारे साथ यदि नहीं है तो कोहली जी जो आज के इस माहौल में अपने चिंतन और लेखन से हमें रास्ता दिखाते। हालांकि मैं भौतिक रूप से उनकी मौजूदगी की बात कर रहा हूं, हमारे मन में तो वे सदैव ही हैं, क्योंकि वही उनका वास्तविक स्थान है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया बालेंदु। आपका जो वक्तव्य था, आपकी जो बात थी,